तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर अंबई शुक्ला। आज की इस कक्षा में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य में नाटक के अंतर्गत नाटक नाटक के अंतर्गत नाटकों में एवं काव्य में नायक कितने प्रकार के होते हैं और नायक किसे कहते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति, खास करके पुरुष, अपने जीवन में नायक है और महिला अपने जीवन में नायिका है। सभी एक ना एक दिन नायक ही होते हैं और महिलाएं, स्त्रियां कभी न कभी नायिका ही होती हैं। आज देखते हैं कि नायक में किस तरह के नायक हैं आप, उनके शील क्या हैं, गुण क्या हैं, रूप रंग, प्रवृत्ति, किन किन आधारों पर नायकों का विभाजन किया गया है। तो साथियों, आवाज मिल रही है, वीडियो चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे सूचित कर सकते हैं, एक लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो कि अंतिम प्रहार के नाम से, अंतिम प्रहार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में अंतिम रूप से तैयारी करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि लास्ट बैच है ये। इसके बाद टीजीटी पीजीटी का कोई नया बैच नहीं आएगा। 2022 की भर्ती के लिए, नई भर्तियों के लिए आएगा, लेकिन 2022 भर्ती के लिए लास्ट बैच होगा ये। तो साथियों, अगर आप उस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस शानदार कक्षा की। ठीक है, तो आज काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, 2-3 दिन बीच में नहीं हुई थी। सर, बीएड और नेट जेआरएफ दोनों एक साथ हो सकता है? हाँ, आसानी से हो सकता है। नेट जेआरएफ के लिए अलग से क्लास नहीं करनी पड़ती आपको। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज नायक की। नायक, नायक किसे कहते हैं और नायक की सबसे पहली चर्चा कहां होती है? आलंबन विभाव के अंतर्गत सबसे पहले नायकों की चर्चा हुई है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे आलंबन विभाव के लक्षण में नायक की चर्चा मिलती है। कहां मिलती है? आलंबन विभाव में। आलंबन विभाव में सबसे पहले लक्षण के अंतर्गत, यानी कि अगर हम कहें तो त्यागी कृत कुलीन सुश्रिको रूप यौवन उत्साही और दक्षो अनुरक्तो लोक अस्त वैदिध्यशील वन्य नेता दक्ष शिक्षा प्रकारी शीलम सद्वृत्तम एव दिमगुण संपन्नो नेता नायको भवति। सबसे पहले आलंबन विभाव के अंतर्गत नायक की चर्चा हुई और इसी संदर्भ में नायक का लक्षण करते हुए उसकी परिभाषा को बताया गया कि नायक वह है जो त्यागी हो, त्याग करने वाला हो, कृति अर्थात महान कार्यों का कर्ता हो, कुलीन हो यानी अच्छे वंश में उत्पन्न हो, बुद्धि विवेक से युक्त हो और रूप यौवन से उत्साही होना चाहिए। जिसको आज आप क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहें बहुत स्मार्ट है, तो रूप यौवन से उत्साही होना चाहिए, सुंदरता एवं यौवन से परिपूर्ण होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए अर्थात कुशल हो, और अनुरक्त लोक अर्थात जनता का स्नेह भाजन हो, जनता उसे प्रेम करे, उसे बहुत पसंद करे।
तेज अर्थात तेजस्वी हो, वैदग्ध्य अर्थात विद्वान हो, चतुर हो और अच्छे चरित्र से युक्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? नेता कहेंगे। इस प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति को क्या कहते हैं हम? उसे नेता कहते हैं। अब आलंबन विवाह के लक्षण में नायक की चर्चा सबसे पहल मिलती है। अब तो यहां हम लिख लेते हैं कि नायक किसे कहते हैं। नायक की विशेषता, नायक की विशेषता। सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? अब नहीं, अब मैं लूंगा, रोज चलेगी। अच्छा, लिख कर आगे से हट जाऊंगा मैं। अब प्रतिदिन आपकी क्लास रात को 9 बजे चलेगी, ठीक है? तो पंच केदार चला गया था दर्शन करने के लिए, उत्तराखंड, तो जिसकी वजह से क्लास आपकी 2-3 दिन तक नहीं चली थी। अब आप सबकी क्लास रेगुलर चलेगी। तो नायक जो होता है, नायक की अगर विशेषता देखें तो क्या क्या विशेषता होती है? पहला होना चाहिए त्यागी। अगर कभी भी त्याग करने की आवश्यकता हो तो तुरंत कर दे वो। कृति होना चाहिए, महान कार्य करने वाला होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, अर्थात अच्छे कुल में उत्पन्न होना चाहिए। नायकत्व की जो अवधारणा है, नायकत्व की जो अवधारणा है, वहां ये आज थोड़ा सा चीज नहीं समझ में आती है। इसलिए अब जो नाटक और काव्य लिखे गए उसमें इस तरह के नायक बनाए गए कि जिसमें चतुरी चमार भी नायक हो सकता है, जिसमें बिल्लेसुर बकरिया भी नायक हो सकता है, जिसमें होरी भी नायक हो सकता है, गोबर भी नायक हो सकता है। तो जो कुलीनता वाला मामला था, ये काव्यशास्त्र से संबंधित है, यानी नायक जो होना चाहिए वह कुलीन होना चाहिए। ठीक है? तो ये सारे जो उसमें लगाए गए, यौवन से परिपूर्ण, कुशल होना चाहिए, यानी जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों में कुशल होना चाहिए, विद्वान और चरित्र, अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए? तो चरित्र भी उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है? अब बात करेंगे नायक के भेदों की। नायक के कितने भेद होते हैं? देखिए, नायक का जो भेद है वह विभिन्न आधारों पर किया गया है। सबसे पहले, कथानक को फल की ओर ले जाने वाला, कथानक को फल की ओर ले जाने वाला या कथानक के फल का भोक्ता नायक कहलाता है। तो जो कथानक को किधर ले जाए? फल की ओर ले जाए। जो क्या करे?
जो कथानक को फल की ओर ले जाए, या तो कथानक को या तो वो फल की ओर ले जाए, या कथानक के फल का भोक्ता हो, उसे हम क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। तो एक तो ये नायक की परिभाषा हो गई। अब हम बात करेंगे नायक के भेदों की। जो सबसे पहला है, शील या व्यवहार के आधार पर साथियों, शील या व्यवहार के आधार पर नायक कहते हैं कि इसके अंदर शील नहीं है और इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। व्यवहार क्या होता है साथियों? हम अपने व्यवहार से ही इस समाज में रहते हैं और एक दूसरे का संबंध ताना बाना बुनना जाता है। तो साहित्य में शील या व्यवहार के आधार पर नायकों का विभाजन किया गया, और जिसमें पहला प्रकार है धीरोदात्त नायक। धीरोदात्त नायक, धीरोदात्त नायक के लिए साहित्य में क्या कहा गया? तो कहा गया, अविकथन क्षमान गंभीरो महासत्वः स्थाने गूढ़मानो धीरो दत्तः दृढ़वतः कथितः। संस्कृत में इस तरह से इसकी परिभाषा दी गई और बताया गया कि आत्म प्रशंसा से जो रहित हो। अविक कथन, यहां पर एक शब्द आएगा, अविक कथन। अविक कथन ये पूछा जा सकता है किसका तात्पर्य क्या है? देखिए, आपके यहां शब्दकोश भी खूब पूछे जाएंगे। तो अविक कथन का मतलब क्या होता है? कि आत्म प्रशंसा से रहित, जिसके अंदर कोई प्रशंसा न हो, अपनी की प्रशंसा न करे, तो आत्म प्रशंसा रहित। तो इसका पहला गुण क्या है? कि यह आत्म प्रशंसा से रहित है, इसके अंदर स्वयं की प्रशंसा नहीं होती। क्षमावान होगा, क्षमावान, अति गंभीर होगा। कई बार पूछ लेता है कि यह गुण किसके अंतर्गत आता है? तो अवित कथन होगा, यानी कि आत्म प्रशंसा से रहित होगा, क्षमावान होगा, अति गंभीर होगा, महासत्व होगा, महासत्व होगा, महासत्व होगा। महासत्व का मतलब है स्थित प्रज्ञ, अर्थात सुख दुख में समान। तो जो सुख और दुख में समान रहेगा, वह क्या होगा? उसे हम कहते हैं महासत्व। नई नई शब्दावलियां हैं। इसके अलावा निगूढ़मान, अब निगूढ़मान किसे कहेंगे? कहेंगे कोई नायक कैसा है? निगूढ़मान है, अर्थात स्वाभिमानी, अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता, तो निगूढ़मान है, दृढ़ प्रज्ञ है, दृढ़ व्रत है, दृढ़ व्रत, सत्य प्रिय, यह सारे इसके गुण हैं।
ठीक है। नायक धीरोदात्त कहलाता है, यानी कि ये सारी विशेषताएं इसके अंदर होनी चाहिए। गंभीर होगा, क्षमावान होगा, शतप्रिय होगा, विनयी होगा, अहंकार इसके अंतर्गत नहीं होगा। इस नायक को धीरोदात्त नायक कहते हैं। यह नायक जो हैं कौन है? तो जैसे राम और युधिष्ठिर, ये इसका उदाहरण है। तो कई बार सीधे सीधे उदाहरण पूछ लिया जाता है और कई बार इनकी विशेषता पूछ लिया जाता है, गुण पूछ लिया जाता है कि इस नायक के गुण क्या हैं या इस नायक की विशेषता क्या है। दोनों आधारों पर इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए दूसरे प्रकार के नायक की तरफ बढ़ेंगे, जिसे धीरोधत्त नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धीरोधत्त नायक। धीरोधत्त नायक। साथियों, धीरोधत्त का मतलब क्या होता है? मायापरः, मायापरः, प्रचंडशीलो अहंकार, उदरपूर्यभुष्टः, आत्मश्लाघा निरतो धीरो दत्तः कथितः। माया पर होगा, माया में पटु होगा। ठीक है, तो सबसे पहला गुण इसका होगा माया पर। माया पर का तात्पर्य क्या होगा? दूसरों को ठगने में कुशल होगा। अर्थात दूसरों को ठगने में कुशल, ये इसका सबसे पहला गुण है। उग्र स्वभाव होगा, उग्र, चपल, उग्र, चपल और चंचल स्वभाव होगा, और अहंकार और अत्यधिक दर्प में भरा रहेगा। अहंकार, दर्प से चूर, यानी हमेशा उसको लगेगा कि मैं ही महान हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आत्मश्लाघा निरत होगा, हमेशा अपनी ही बड़ाई किसी न किसी से करता रहेगा, कहेगा मैं बहुत महान हूं, मैं बहुत महान हूं। तो आत्मश्लाघा से कैसा होगा? निरत होगा। यह भी उसकी बहुत बड़ी विशेषता है, और अपनी प्रशंसा करता रहेगा सबसे। ऐसे नायकों को धीरोधत्त नायक कहा जाता है। सॉरी, धीरोधत्त नायक कहा जाता है। धीरो धत्त नायक
कहे जाते हैं, जैसे भीमसेन आदि। इस प्रकार का जो नायक है वो हमेशा ही अपने में ही चूर रहता है। तीसरे तरह का जो नायक है, धीर ललित नायक। धीर ललित नायक जो है, यह कैसा होगा? तो धीर ललित नायक के लिए समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि निश्चिंतो मृदु निरिशम कलापरो धीर ललितः स्यात्, कला नृत्यादि की यथा रत्नावल्यो वत्सराज आदि। यानी वत्सराज आदि जो लोग हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो यह नायक किस प्रकार का नायक है? ये निश्चिंत रहता है सदैव। पहला गुण है कि क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, यह सदैव ही निश्चिंत रहता है। तो इसका पहला गुण है। मृदु अर्थात कोमल स्वभाव वाला। इसका स्वभाव कैसा होता है? तो इसका स्वभाव मृदु होता है। ये क्या होता है? अनिशम कला परह, अर्थात रात और दिन नृत्य गीत आदि में तत्पर रहने वाला। दिन रात नृत्य गीत में तत्पर रहता है, हमेशा लगा रहता है। तो निश्चिंत होता है, मृदु स्वभाव वाला होता है, दिन रात नृत्य गीत में तत्पर रहता है। और इसकी एक विशेषता क्या है? कला व्यसनी है। कला व्यसनी है अर्थात हम कह सकते हैं कला से आसक्त है, यानी सभी कलाओं से आसक्त है और सुखान्वेषी होता है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे गुरुजी हम यही वाले नायक हैं। नायक धीर ललित होता है, यानी कि किसी से कोई लेना देना नहीं है, निश्चिंत है, एकदम मस्त है। सारा दिन फोन लगा लिए, रील देख रहे हैं, गाना बज रहा है, जो मिल गया खा लिए एकदम से। तो इस तरह का नायक धीर ललित नायक कहा गया। जैसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज उदयन, वत्सराज उदयन इसका उदाहरण है। और इसके बाद एक नायक और आता है जिसे धीर प्रशांत नायक कहते हैं। धीर प्रशांत नायक क्या है? तो सामान्य गुणे भूर्यां द्विज दिको धीर प्रशांत स्यात्, यथा त्याग सामान्य गुण अधिक मात्रा में हो। तो त्याग का गुण
अधिक मात्रा में हो, त्याग की प्रतिमूर्ति है यह नायक, शांत स्वभाव, स्वभाव का बड़ा शांत रहता है, ब्राह्मण अथवा वैश्यादिक होता है, ब्राह्मण या वैश्यादिक, यानी ब्राह्मण या वैश्य हो सकता है। जैसे मालती माधव नाटक में मालती माधव नाटक में माधव, इसका उदाहरण आता है धीर प्रशांत का। बाकी और भी इन सब के उदाहरण मैं बता दूंगा, बहुत सारे उदाहरण सभी प्रकार के नायकों के हो जाते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, ये जो चार प्रकार के नायक होते हैं, इन चारों प्रकार के नायकों को शील व्यवहार के आधार पर जब हम रखते हैं, तो इन्हीं नायकों को हम श्रृंगार रस में अगर विभक्त कर दें, तो इन चार नायकों को, चार तरह के नायकों को श्रृंगार रस में जब हम परिणत करते हैं, तो इनके चार भेद और हो जाते हैं, यानी प्रत्येक के चार चार भेद होके 16 भेद हो जाते हैं। तो 16 भेद नहीं पढ़ना है। अब दूसरा जो हमारा पार्ट बनता है, वह बनता है श्रृंगार रस की दृष्टि से श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक। अब श्रृंगार रस की दृष्टि से कितने प्रकार के नायक हो जाते हैं? तो नायिका के प्रति व्यवहार की दृष्टि से भी इसे कहते हैं नायिका के प्रति व्यवहार की दृष्टि से नायक चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। तो साथियों, दोनों तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि नायिका के प्रति व्यवहार की दृष्टिकोण से नायक कितने प्रकार के होते हैं, और यह भी पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक कितने प्रकार के होते हैं। तो श्रृंगार रस की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है, और नायिका के प्रति व्यवहार की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है, और दोनों एक ही बात हो जाएगी। और ये चार प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो नायक है, दक्षिण नायक। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दक्षिण नायक किसे कहते हैं? एसु त्वेन महा हिलासु समरागो दक्षिण कथितः। ये जो नायक है, कितने नायिकाओं के साथ विरह करता है, कितने नायिकाओं के साथ रति करता है, इस आधार पर इसका वर्णन है। अगर कोई नायक एक
से अधिक नायिकाओं से समान रूप से राग रखता है, नायिकाओं से समान रूप से राग रखने वाला, यानी कि वो एक से अधिक रखने वाला, एक से अधिक पत्नी रखने वाला, और यही नहीं, अभी और सुनिए, सभी को प्रसन्न रखने वाला, सभी को प्रसन्न रखने वाला नायक। यानी कि अगर एक से अधिक पत्नियां हैं तब भी वो खुश रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश रहेंगी, लेकिन जो उसमें प्रधान पत्नी होगी, एक मुख्य पत्नी जिसको ये ज्यादा प्रेम करेगा, और सभी नायिकाओं से समान रूप से राग रखेगा, किसी के साथ कोई ऊंच नीच का भाव नहीं रखेगा। इस प्रकार के नायक को क्या कहते हैं? दक्षिण नायक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसमें कितनी पत्नियां होंगी? तो एक से अधिक पत्नियां या प्रेमिकाएं होंगी, और ये सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, सबके साथ एक जैसा प्रेम करेगा, और सबको खुश रखेगा। मैंने अपने अंतःपुर की सुंदरियों रानियों का समाचार पाकर राजा से निवेदन किया, राजन, कुंतल देश की राजकुमारी तो स्नान से निवृत्त होकर आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आज का दिन आपने अंगराज की बहन से मिलने का भी रखा है। कमला से आप दूत क्रीड़ा में आज की रात हार चुके हैं, अर्थात आज रात में वह आपके साथ होगी। देवी महारानी को भी आज आपको मनाना है, तो महाराज निश्चय न कर सके क्या करे। इस प्रकार वह 2-3 घड़ी चुपचाप खड़े रहे। इस प्रकार का अगर वर्णन हो तो आप तुरंत यह कह सकते हैं कि यह किस प्रकार के नायक की चर्चा चल रही है, कि प्रतिहारी आ रहा है, कह रहा है कि महाराज वो स्नान से निवृत्त होकर महारानी आपके इंतजार में हैं। वह नायिका जिससे दूत क्रीड़ा में आप हारे, उसके साथ रात बिताना है। मतलब 8-10 नायिकाओं का ऑप्शन गिना दिया। अब इतने में क्या है, राजा स्तब्ध रह गया कि क्या करूं, हाय राम, किस नायिका के पास जाऊं। जैसे एक फिल्म आई थी, किससे किस किस को प्यार करूं ना, तो बस वैसा ही हाल है यहां पर दक्षिण नायक का, कि किसको किसको प्यार करूं, अर्थात दक्षिण नायक। दक्षिण नायक के बाद दूसरा नायक है सॉरी दूसरा नायक है धृष्ट नायक। अभी आप सबसे पूछूंगा कि आप किस प्रकार के नायक हैं। धृष्ट नायक यह किस प्रकार का होता है? यह नायक है कृतागायपि निःशंका स्तर्जो तोपि लज्जितः और धृष्ट दोषोपि मिथ्या वक्तुधितो दृष्टि नायक। तो यह जो नायक है यह किस प्रकार का होता है? ये बड़ा, मतलब हम क्या कहें, धृष्ट है, दुराचारी है। दुराचारी से बड़ी बात है कि निर्लज्ज है, कोई भी लज्जा नहीं है, निशंक है, बार बार अनुनय करने में चतुर है, बार बार अनुनय करने में चतुर है, और
दोष करने पर भी निशंक है। दोष करने पर भी कैसा है? निशंक है, कोई शंका नहीं है। समझिएगा कि किस प्रकार का नायक है ये। दरअसल प्रेम में अगर अपराधी हो जाए तो बेहिचक प्रेमिका के डांटने पर भी जिसे कोई लज्जा शर्म नहीं आती। अगर प्रेमिका ने कहीं पकड़ लिया किसी के साथ और डांट रही है, मार रही है, तब भी कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अपने दोस्तों के प्रकट हो जाने पर भी उसको छिपाने का प्रयास झूठ बोलकर करता है। ठीक है, तो अपने दोषों को झूठ बोलकर छुपाता है। कैसे छुपाता है? झूठ बोलकर छुपाता है। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से लज्जित तर्जित होने की बात अपने प्रिय मित्र से कह रहा है, मित्र, जब मैं उस सुंदरी का क्रोध से मुंह जिसका लाल हो रहा था उसे चुंबन करने उसके पास गया तो उसने मुझे लात मार दी। जैसे उसने लात मारी मैंने उसकी लात पकड़ ली और मैं हंस गया। जब वह इसका कोई बदला न ले सकी तब वह रोने लगी। उस सुंदरी के उस गुस्से की स्मृति मेरे मन में एक विशेष आश्चर्य पैदा कर देती है। यहां पर जो मैंने वर्णन किया वह एक धृष्ट नायक का किया कि नायिका ने कहा कि कुत्ते कमीने, आज तेरा मुंह नहीं देखूंगी, तुझे मार डालूंगी, और उसके ऊपर वार किया और नायक ने उसको मना लिया। तो इस प्रकार से धृष्टता जिसके अंदर अधिक है, और आजकल इस प्रकार के नायकों की कमी नहीं है। बहुत सारे इस तरह के नायक मिल जाते हैं और नायिकाओं को भी इसी तरह का नायक खूब पसंद है। कहती कि मेरा वाला तो इसी तरह होना चाहिए, मैं उसको दो थप्पड़ मार भी दूं कोई दिक्कत ना हो, कुछ भी कह दूं कुछ नहीं बोलना चाहिए, बस चुपचाप सर नीचे करके सुनता रहे मेरी बात। तो यह धृष्ट नायक हो गया। धृष्ट नायक के बाद आता है अनुकूल नायक। तो अनुकूल नायक कैसा होना चाहिए? अनुकूल नायक कैसा होना चाहिए? तो ये बहुत अच्छा वाला नायक है, किसी एक ही नायिका से प्रेम रखने वाला। एक नायिका से प्रेम रखने वाला। ठीक है, नायिकाओं के आधार पर मैंने विभाजन किया था। तो जो एक नायिका से प्रेम रखता है वह, अरे सखी मैंने कपड़े भी सुंदर नहीं है, मेरे कपड़े भी सुंदर नहीं है, गले का हार भी चमकदार नहीं है, चाल भी अच्छी नहीं है, हंसी भी विचित्र नहीं है, कोई मद भी नहीं है, किंतु जब लोग यह कहते हैं कि सुंदर मेरा प्रेमी मुझको छोड़कर अन्य किसी पर आंख नहीं डालता, नहीं देखता, तो मुझे लगता है कि मुझे छोड़ संसार ही दुखों में डूबा हुआ है। नायक एक ही नायिका में अनुरक्त रहता है, उसके अलावा उसको दूसरी नायिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वह अनुकूल नायक हो जाता है। शठ नायक। शठ नायक कैसा होता है? स्त्रियों के विषय में कपट व्यवहार रखने वाला। स्त्रियों के विषय में कपट व्यवहार रखने वाला, या स्त्रियों को ठगने वाला। ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है? बड़ा ठग टाइप का होता है। ऐसे बहुत सारे लड़कों को मैं जानता हूं जो क्या करते हैं, अरे यार चलो ठीक है, खर्च निकालता हूं उनसे,
तो इमोशनल टच देके उनका सारा पैसा कब्जा कर लेते हैं और उनको ठगते हैं। तो ये जो है इस प्रकार का नायक होता है। ये जो नायक होते हैं, अब इन 4 प्रकार के नायकों को देख लेते हैं। तो यहां सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या, धीरो दात्त, धीरोधत्त, धीर प्रशांत और धीर ललित। ये 4 प्रकार के नायक बताए। अब इन 4 प्रकार के नायकों के 4-4 प्रकार और हो जाते हैं, यानी कि कौन-कौन सा हो जाएगा? तो धीरोदात्त अनुकूल, तो गुणते श्रृंगार की दृष्टि से। ये पूछा नहीं जाएगा, मैं केवल समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूं। श्रृंगार की दृष्टि से 4 प्रकार के नायक हो जाए, अर्थात सभी के कितने भेद हो जाते हैं? 16 भेद हो जाते हैं, बराबर 16 भेद हो जाते हैं। माने धीरोदात्त का भी 4 भेद हो जाएगा। कौन कौन सा? अनुकूल, दक्षिण, शठ, धृष्ट। धीरोधत्त का भी 4 भेद हो जाएगा, अनुकूल, दक्षिण, शठ, धृष्ट। धीर प्रशांत का भी 4 भेद हो जाएगा, अनुकूल, दक्षिण, शठ, धृष्ट। और धीर ललित का भी 4 भेद हो जाएगा, अनुकूल, दक्षिण, शठ, धृष्ट। तो इस प्रकार से इन चारों के 4-4 भेद और के कुल टोटल 16 भेद हो जाते हैं। और इन 16 भेदों के 3 भेद हो जाते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। गुणते 3। कौन से? उत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। ठीक है। तो अब अगर इनके उत्तम, मध्यम और अधम के भेद कर दें तो कितने भेद हो जाएंगे साथियों? टोटल 48 भेद हो जाते हैं। ये टोटल संख्या जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, टोटल संख्या इनकी पूछी जा सकती है। 48 भेद हो जाते हैं। नायक के कितने भेद हो जाते हैं? तो 48 भेद हो जाते हैं, 48 भेद हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखेंगे धर्म के अनुसार नायक के प्रकार। धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार जो नायक हैं, पहला पति, अर्थात जिसने विवाह कर लिया है, पाणिगृहीता, गृहीता यानी पत्नी से अनुरक्त रहने वाला, यह नायक क्या हो जाएगा? पाणिगृहीता यानी पहले प्रकार के नायक को पति कहेंगे। दूसरा है उपपति, उपपति। अब ध्यान रखिएगा, उपपति या परनारी को रसिक, परनारी को रसिक, तो इसके 2 नाम मिलते हैं। आचारहीनता के कारण भानुदत्त, आचारहीनता
के कारण भानुदत्त इसे उपपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आचारहीनता के कारण भानुदत्त इसे क्या कहते हैं? उपपत्ति कहते हैं। और परनारी को रसिक जो है मतिराम कहते हैं। यानी जो पराई स्त्रियों पर अनुरक्त रहता है वह, पराई स्त्रियों पर अनुरक्त रहने वाला, पराई स्त्रियों पर अनुरक्त रहने वाला नायक उपपत्ति कहलाता है। अब उपपत्ति के बाद कौन से नायक आएंगे? अगला नायक है वैशिक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है परीक्षाओं में। बहुल वेश्यो भोग, बहुल वेश्योपभोग यानी अनेक वेश्याओं का उपभोग करने वाला, अनेक वेश्याओं का उपभोग करने वाला, इसे वैशिक कहा जाता है। और प्रीति करे गनिकान सौ, प्रीति करे गनिकान सौ, यह मतिराम कहते हैं। कि जो 100 नायिकाओं से संबंध रखता है उसे मतिराम ने वैशिक कहा है। वैशिक जो होता है इसके 3 भेद होते हैं। वैशिक के 3 भेद हो जाते हैं। यह भी पूछा जा सकता है। वैशिक के 3 भेद हो जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला भेद हो जाता है वैशिक का उत्तम, उत्तम वैशिक। दूसरा मध्यम वैशिक, मध्यम वैशिक। और तीसरा अधम वैशिक। तो यह 3 प्रकार के वैशिक हो गए। जो उत्तम वैशिक होता है यह कैसा होता है? वेश्या के क्रोध करने पर भी उपचार में लगा हुआ, अब वेश्या क्या करेगी? बार बार क्रोध करती रहेगी लेकिन वो उसके उपचार में लगा ही रहेगा, उसको छोड़ के जाएगा नहीं। तो यह उत्तम वैशिक हो गया। मध्यम वैशिक वेश्या के प्यार एवं क्रोध को प्रकट नहीं होने देने वाला, वेश्या के क्रोध एवं प्रेम को प्रकट नहीं होने देने वाला।
तो यह किस प्रकार का होता है? यह मध्यम वैश्विक हो जाता है, मध्यम वैश्विक नायक। और ये मनोभावों से उसकी चेष्टा से उसकी चेष्टा से उसके मनोभावों को जानता है, मनोभावों को उसकी चेष्टा से उसके मनोभावों को जानने वाला मध्यम वैश्विक होता है। और अधम जो होता है, दया और लज्जा रहित, दया और लज्जा रहित, रति में उचित और अनुचित जिसको नहीं मालूम होता, रति में उचित अनुचित का भेद न रखने वाला, यानी कि किसी भी तरीके से वह रति करेगा, उसका कोई नियम उसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो अधम वैश्विक क्या हो जाएगा? दया और लज्जा रहित है, रति में उचित अनुचित का भेद नहीं रखता है ये। मध्यम वैश्विक वेश्या के क्रोध एवं प्रेम को प्रकट नहीं होने देता है, उसकी चेष्टा से उसके मनोभावों को जानने वाला होता है। और उत्तम वैश्विक में वेश्या उसको डांटती भी रहती है, फिर भी वो उसके उपचार में लगा रहता है। तो यह क्या हो गया? नायक का भेद हो गया। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी नायक नायक के भेद हैं, जैसे प्रोषित नायक, अन्य प्रोषित नायक। तो प्रोषित नायक क्या है? विदेश गमन, यानी जो नायक अपने पत्नी प्रेमिका को छोड़कर कहां चला गया है? विदेश चला गया है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रोषित नायक कहेंगे, विदेश गमन करने वाला। प्रोषित नायक। दूसरा नायक है मानी नायक। मानी नायक क्या होता है? मतिराब ने इसे कहा है, करत मन अभिमान, करत मन अभिमान मतिराम, जो अपने पर अभिमान करता है, वो मानी नायक हो गया। वचन चतुर, वचन में चतुराई रखने वाला, यह वचन चतुर नायक होता है। क्रिया चतुर, क्रिया चतुर नायक जो होता है, इसे क्या कहते हैं? क्रिया से चतुराई दिखाने वाला नायक। जो क्रिया के द्वारा चतुराई दिखाता है, वह क्रिया चतुर नायक होता है। ठीक है। अब जो आपको बताने जा रहा हूं, इससे संबंधित प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है। 2021 में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। तो नायक के
सखा, पात्र, या इसे कह सकते हैं सह अभिनेता या सहायक। तो 2021 में यहां से प्रश्न पूछा गया है, पहला जैसे पूछा गया है विट, कि विट किसे कहते हैं। इसे कहते हैं कि संभोगहीन, सुख भोग में अपनी संपूर्ण संपत्ति जो लुटा चुका हो, सुख भोग में संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण संपत्ति, जिसने संपूर्ण संपत्ति को लुटा दिया हो, किसमें, सुख भोग के लिए, यह है विट। कामशास्त्र और गीत कला में निपुण होता है, कामशास्त्र गीत कला में यह निपुण होता है। ये वेश्याओं के व्यवहार को जानने वाला होता है, बातचीत में कुशल होता है, मधुर होता है, समाज में जिसका बहुत मान सम्मान हो, गोष्ठ में जिसका सम्मान हो, और ये सहायक होता है, इसे हम विट कहते हैं। दूसरा है चेटक या चेट। तो विट और चेट दोनों पूछा गया था। नायक नायिका को परस्पर मिलाने वाला जो पात्र है, नायक नायिका को परस्पर मिलाने वाला पात्र, वो कौन होता है, सांठगांठ जो करवा देता है वह चेट या चेटक पात्र होता है। तो ये चेट हो गया, ये सहकर्मी भी हो सकता है उसका, विट चेट। विदूषक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदूषक अंगों को विकृत करके अंगों को विकृत कर हास्य उत्पन्न करने वाला नायक को सलाह देने वाला, नायक को सलाह देने वाला विदूषक होता है, या उसका सलाहकार शुभचिंतक होता है। इसका नाम फूल, वसंत और ऋतुओं के नाम पर रखा जाता है। इसका नाम फूल, वसंत या ऋतुओं के नाम पर होता है। ऋतुओं के नाम पर इसका रखा जाता है। अपने कार्य से, शरीर वेशभूषा से दूसरे को हंसा सकता है, दूसरों से झगड़ा करने में आनंद आता है, इसको कार्य में कुशल होता है। तो यह
नायक हो गया आपका विदूषक। विदूषक के बाद पीठमर्द, पीठमर्द जो है नायक कहते से और फल प्राप्ति में सहयोगी पात्र। नायक कहते सी और फल प्राप्ति में सहयोगी कुपित नायिका को मिलाने वाला, मनाने वाला पात्र इसे सह अभिनेता भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सह अभिनेता भी कहते हैं। तो इसके अलावा नायक का जो अंतःपुर होता है उसमें भी सहयोग के आधार पर नायकों का विभाजन किया गया है कि उनका कौन सहयोग करते हैं नायक का। तो कुछ दंड सहायक होते हैं, कुछ वनचर होते हैं, कुछ नायक के साथ धर्म में सहायता करते हैं तो नायक के धर्म सहायक पात्र होते हैं। और अब यहां पर दूत जो होते हैं वह भी नायक के एक प्रकार होते हैं। तो लेकिन जो आपके कोर्स में है, जो आपको पढ़ना है, वो यहीं तक है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने नायक के सभी प्रकार देख लिए। अब मैं आगे की क्लास में सभी प्रकार के नायकों के उदाहरण आपको और बता दूंगा। आज परिभाषा और प्रकार बता दिया हूं, फिर उदाहरण बता दूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में नायिकाओं के प्रकार बता दूंगा। तो एक में आपने नायक पढ़ लिया, एक में आप नायिका पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से नाटक का जो भी भेदोपभेद है, रूप है, तत्व है, वो सब आप पढ़ लेंगे। फिर हम शुरू करेंगे नाटक, क्योंकि नाटक में जितने भी अंग हैं वो हम सब पहले अलग से पढ़ लेते हैं, फिर नाटक पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा कैसी लगी जरूर बताइएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अब पर डे आपकी क्लास रात को 9 बजे शुरू हो गई है, पढ़ते रहिए आप। और कल हो सकता है कि क्लास आपको रिकॉर्डेड दें या क्लास न दें, क्योंकि कल भारत का फाइनल मैच है क्रिकेट में विश्व कप का। तो हो सकता है कि आपको सुबह की क्लास पढ़ा के शाम में दे दिया जाए या और पहले क्लास रख दिया जाए। थोड़ा सा कक्षा में परिवर्तन किया जा सकता है, बाकी आपकी क्लास कल भी चलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।